जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 को कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए हम आज के वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं चैप्टर, यानी कह रहा है चैप्टर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यानी कहे तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए हैं बुनकर के बारे में, उसके बाद बताए थे जो लोहा बनाने वाले, जो मतलब कहे तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में। उसके बाद बुनकर यानी कहे तो कपड़ा उद्योग के बारे में, कपड़ा के उद्योग को कौन बनाता है इसके बारे में। उसके बाद फैक्ट्री मालिक की बात कर रहा है, यानी कहे तो अब फैक्ट्री यानी जो पहले बुनकर जो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे उन्हें हम बुनकर के नाम से जानते थे। उसके बाद अब फैक्ट्री की स्थापना होने लगी। अब फैक्ट्रियों में मतलब मशीनों की आवश्यकता से कपड़े बनाए जाते थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। तो इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम जाने थे जो यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा के दृश्य के बारे में, यानी कहे तो अब भारतीय कपड़ा जो बुनकरों के द्वारा बनाए जाते थे उसका प्रचार के बारे में, यानी उसका जो प्रचार जो विभिन्न क्षेत्रों में होता था, और खासकर जो यूरोप के जो व्यापारी होते थे वो सूती कपड़ा का व्यापार करते थे और ये अपने देश में ले जाकर ये भारतीय सूती कपड़े को बेचते थे। उसके बाद हम बात किए थे जब मतलब कहे तो ब्रिटिश आया तो अब क्या किया, वो अपने मतलब राष्ट्र में कारखाने मतलब स्थापित कर लिए और अब वहाँ के जो जरूरतों के हिसाब से कपड़े को बनाता था। तो इसलिए हम ब्रिटेन को हम राष्ट्र उद्योग के नाम से भी जाने थे। उसके बाद बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से जो दो मतलब उद्योग महत्वपूर्ण थे। तो एक उद्योग था कपड़ा उद्योग, एक था लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो कपड़ा उद्योग के जो कारखाने थे वो भी ब्रिटेन में बनाए गए थे। उसके बाद बात करेंगे लौह इस्पात के उद्योग के बारे में, तो वो भी ब्रिटेन में बनाए गए थे। उसके बाद जाने थे जो भारतीय सूती कपड़ा है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। जैसे में बात करेंगे आपको अरब में, यानी अरब के व्यापारी जब अरब के आसपास जो के क्षेत्र में ये भारतीय सूती कपड़ों को खरीद कर ले जाते थे तो मलमल के नाम से जानते थे। वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कपड़े के विभिन्न नाम थे, तो इसके बारे में हम जाने थे। तो उसके बाद बात करेंगे बुनकर के बारे में, जाने थे बुनकर कौन होते हैं और वो कौन सा काम करते हैं। तो जैसा कि बता दे आपको बुनकर के बारे में, जो बुनकर होता है वो कपड़े यानी जो प्राकृतिक रूप से जो मतलब जो हाथ से जो बना प्राकृतिक रूप से जो मतलब वस्तुएं तैयार होती है उसे पहनने योग्य हाथ से जो बनाते हैं उन्हें हम बुनकरों के नाम से जानते हैं। और जो बुनकर जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जाने थे एग्जाम्पल के तौर पर बुनकर के बारे में, यानी गांव में देखते हैं ठंड के दिनों में जो मतलब ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो देखते हैं बड़े बड़े लोगों को यानी अपने से बड़े लोगों को वो बुनते हुए और पहनने योग्य बनाते हुए, यानी जब वो बाजार से खरीद कर लाते हैं वो ऊन कहे चाहे धागा कहे तो वो तो सीधा रहता है, वो गोल समान रहता है, लेकिन उसे पहनने योग्य कौन बनाता है, तो उसे बुनकर बनाता है। यानी कहे तो उन्हें हम बुनकर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम जाने थे। और ये जो है वो अनुवांशिक यानी कहे तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करते थे समाज में उस समय के जो लोग होते थे, तो इसके बारे में हम जाने। उसके बाद हम बात करेंगे आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उस समय तो जाने थे यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े के मतलब विस्तार के बारे में जाने थे। उसके बाद अब ब्रिटिश जब अपने ही राष्ट्र में जब कारखानों का मतलब उदय करने लगा तो अब जो मतलब भारतीय कपड़े का अंत होने लगा, यानी कहे तो पतन होने लगा, इसके बारे में जानेंगे। यानी कहे तो भारतीय कपड़े का पतन के बारे में जानेंगे, इसके कारण के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय, यानी अब भारत में ही सूती कपड़ा उद्योग के लिए मिलों का निर्माण करने लगे।
तो इसके बारे में जानेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सूती कपड़ा के कारखाने खोले गए थे, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे टीपू सुल्तान की तलवार और बुटर्ज स्टील, यानी ये जो है वो भारतीय कपड़े की बात कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो टीपू सुल्तान जो मैसूर के जो मालाबार के जो एक मतलब शासक थे, तो उनके पास एक तलवार था जो बुटर्ज स्टील का बना था। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे, और टीपू सुल्तान कौन थे इसके बारे में जानेंगे। और ये जो टीपू सुल्तान है इसे हम मतलब कहे तो शेर ए मैसूर के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, यानी कहे तो अब भारत में भी उन्हीं बस ये कपड़ा उद्योग के लिए कारखाने बनाए जाने लगे थे। उसके बाद अब लौह इस्पात के लिए कारखाने बनाए जाने लगे थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम चलिए आज शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर से, जो है भारतीय कपड़े का पतन। यानी आपको जब बता दे, जब ब्रिटेन में कपड़े उद्योग का विस्तार होने लगा तो और लोगों के तक मतलब ये कम दामों में ब्रिटेन के जो मतलब कारखाने से जो कपड़े बनाए जाते थे वो पहुंचने लगे, तो धीरे धीरे भारतीय कपड़ा की बात करेंगे तो उसका अंत होना शुरू होने लगा, यानी क्या तो पतन होना शुरू हो गया। यानी अभी ही गांव में देखते हैं, जो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, कोई भी चीज को जो हम हाथ से बनाते हैं और उसे बाजार में जाकर बेचते हैं तो उसका कम प्राइस मिलता है, और वही जो मशीन से और बाहर से जो बना के जो लाए जाते हैं उसे मतलब अधिक दामों में लोग आसानी से खरीद लेते हैं। जैसे में मान लीजिए आप सब्जियां की, यानी एग्जाम्पल के तौर में मानते हैं सब्जियां, यानी गांव में जो किसानों के द्वारा जो सब्जियां उपजाई जाती है वो तो देखते होंगे वो मतलब शुद्ध रूप यानी शुद्ध होता है, यानी बिना खाद के बनाए जाते हैं, घरेलू मतलब खाद के मदद से उसका पेड़ उपजाया जाता है और बनाया जाता है। और वो बात करेंगे जब उसे हम बाजार में बेचने जाते हैं तो जो मतलब खाद से जो बनाई हुई वस्तुएं रहती है, यानी जो सब्जियां रहती है जो बाहर से जो आती है, जो मतलब कहे तो मतलब दूसरे मतलब जगह से जो आती है और वो खाद की बनी होती है, तो वो अच्छी तो देखने में लगती है लेकिन वो शरीर के लिए वो हानिकारक होती है। और जो गांव से जो सब्जियां जाती है वो शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन लोगों के द्वारा कौन सा सब्जी खरीदा जाता है, तो जो मतलब खाद से बना हुआ होता है, जो अच्छा लोगों को देखने में लगता है वो खरीद कर लोग घर में लाते हैं। लेकिन जो किसानों के द्वारा जो सब्जियां की उपज की जाती है और वो बाजार में उसकी मांगे कम रहती है, क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं रहती है। तो उसी प्रकार वहां ब्रिटेन में हुई थी। अब भारतीय जो कपड़ा जो बुनकरों के द्वारा हाथों से जो बनाए जाते थे उसका तो प्रारंभ में प्रचलन अधिक हुआ था, उसका विस्तार यानी उस कपड़े का विस्तार यूरोप में अधिक देखने को मिला था। लेकिन जब यूरोप में ब्रिटेन में जो कारखाने खोले गए, अब वहाँ कारखानों की मदद से जो कपड़े बनाए जाते थे और वो कम प्राइस में भी मिलता था, यानी कम पैसे में जो लोगों को मिलता था, इसलिए अब ब्रिटेन के कपड़े को लोग अधिक महत्व देने लगे और भारतीय कपड़े का खरीदना कम कर दिए। तो इससे यहाँ पर इसका मतलब कहे तो व्यापार कम होने लगा भारतीय कपड़े का, और धीरे धीरे ये इसका पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, ये बाजार में ब्रिटेन से जो कारखाने से जो कपड़े बने हैं उसका और भारतीय कपड़े का दोनों का आपस में मतलब टकराव होने लगा, यानी कहे तो प्रदर्शन होने लगा, यानी कौन सा कपड़ा अच्छा है इसका मतलब प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इसी तरह इसका पतन होना शुरू होने लगा। और जो भारतीय जो लोग होते थे वो तो हाथ से कपड़े बनाते थे और इसलिए उसका मतलब क्या है तो पैसा ज्यादा मतलब बाजारों में बिकता था, और जो कारखाने से बनाए जाते थे जो कपड़े वो आसानी से मतलब बन जाते थे, उसमें मजदूरों की मतलब संख्या कम लगती थी और मशीन से बनाए जाते थे, इसलिए वो कम प्राइस में बाजारों में बेचते थे। तो इससे वहां पर भारतीय कपड़ा का मांग
बाजारों में कम होने लगी और अब जो कारखाने से जो बनाए जाते थे उस कपड़े की मांग अधिक होने लगी। वैसे ही करते करते धीरे धीरे भारतीय कपड़े का पतन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो भारतीय जो बुनकर होते थे उनका तो काम यानी क्या, तो वो उसका जो जीवन बुनकर बुनने यानी जो कपड़े बनाने में जो बीतता था यानी मजदूरी जो करते थे उनका तो वो धीरे धीरे उनका व्यापार बैठ गया। यानी क्या, तो अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहने लगे, तो इसलिए अब वो क्या करेंगे, तो वो मजदूरी करते थे और धीरे धीरे ऐसे ही करके अब भारत में ही कारखाने खुल गए और उसमें मजदूर के रूप में काम करते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सूती कपड़ा मिलों का उदय, यानी क्या, तो अब हम भारत में जो सूती कपड़े के जो मिल बनाए गए हैं इसके बारे में जानेंगे, इसके उदय के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सर्वप्रथम जो सूती कपड़े की मिल की बात करेंगे, तो वो 1885 ईस्वी में बंबई में बनाए गए थे। और यहाँ पर जब मिल बनाई गई थी यानी बंबई में, तो अब थोड़ा सा जो मतलब जो बेरोजगार जो लोग थे अब वो इसमें मजदूरी करने लगे, यानी इस कंपनी में मजदूरी करने लगे थे, जिससे इनका पैसे मतलब अब इनका जीवन धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, इनके परिवार चलना शुरू हुआ। यानी एकाएक इनका काम बैठ गया था, तो इससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और भी स्थितियां कमजोर हो गई थी। तो जब यहाँ पर खुली बंबई में ये कंपनियां, तो भारी संख्या में मजदूर यहाँ पर काम करने लगे थे और इसी प्रकार अब विभिन्न क्षेत्रों में ये सूती कपड़े का मिल मतलब का उदय होने लगा। उसके बाद बात करेंगे 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में बात करेंगे, तो 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में कपड़े बनाए गए। बाद में ये मिल मतलब बनने लगा और यहाँ पर भी मजदूर काम करने लगे, जिससे इनकी परिवार का भरण पोषण हो सके इसके लिए। उसके बाद अब ब्रिटेन के जो मतलब उस समय ब्रिटेन का ही शासन था ये भारत पर ना, तो जो अब ब्रिटेन में जो कारखाने में जो कपड़े बनाए जाते थे वो अब भारत में भी आने लगा और भारतीय बाजार में भी इसका खरीदारी मतलब शुरू हो गया था और लोग अब ब्रिटेन के कपड़े भी खरीदते थे। तो इससे भी जो बात करेंगे भारतीय मजदूरों पर असर पड़ा, यानी यहाँ पर भी भारतीय सूती कपड़ा यानी सूती कपड़ा और जो ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे अब आपस में इन दोनों में भी बात करेंगे तो टक्कर चलने लगे और किसका कपड़ा अधिक बिकेगा इस पर ये मतलब होने लगा। और यहाँ पर भी कहे तो भारतीय जो सूती कपड़े थे इनका मतलब कहे तो व्यापार कमने लगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन था। और जैसा यानी कहे तो आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, जो उस समय पूरे जो भारत पर ब्रिटिश शासन करता था, यानी 1757 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में जब ब्रिटिश शासन करता था, तो भारतीय लोगों को जैसा कहता था वैसा करना होता था। और कहे तो जो ब्रिटिश सैनिक होते थे वो अपने हिसाब से मतलब सभी चीजें मतलब करवाते थे, यानी क्या तो लोगों को कठपुतलियां की नाच नचाते थे, इशारों पर नचाते थे और अपने हिसाब से भारतीय लोगों को मतलब काम को करने के लिए बोलते थे। जैसे में बात करेंगे वन यानी क्या तो वन में जो लकड़ियां उपज की, यानी उनको जो लकड़ियां की आवश्यकता ज्यादा थी उनका ही लोगों से यानी क्या तो वन में लकड़ियां के पौधे का उपज शुरू करवाया। उसके बाद बात करेंगे ये मसाले की, तो भारतीय लोगों से मसाला अपने हिसाब से उगवाने लगे। उसके बाद नील की बात करेंगे, यानी नील, अगर भारतीय किसान की जमीन है और उस पर जबरदस्ती 25% भाग में नील की खेती करनी होती थी, तो इन सभी से मतलब भारतीय लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाए हुए था। तो इसको याद रखेगा। तो इसी तरह मतलब कहे तो अब मतलब कहे तो
अब भारत में भी मतलब सूती कपड़े के मिल का उदय हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम टीपू सुल्तान की तलवार और बुटर्ज स्टील के बारे में। यानी क्या, तो अब टीपू सुल्तान की बात कर रहा है, तो टीपू सुल्तान कौन है? तो ये मैसूर के मतलब क्या है, तो ये मालाबार क्षेत्र के एक शासक थे, यानी इन्हें हम मैसूर के शासक के नाम से भी जानते हैं। मैसूर शासक थे। और इनका शासन की बात करेंगे, इनका मतलब शासन काल की बात करेंगे, तो 1762 से लेकर 1762 से 1799 के बीच में इनका शासन मतलब था। और इनका क्षेत्र की बात करेंगे तो इनका क्षेत्र था मालाबार तट। यानी क्या, तो ये मालाबार तट के क्षेत्र मतलब इनका शासन क्षेत्र था। और जो यूरोपीय जो लोग आते थे, जो व्यापारी थे, वो इन्हीं रास्ते यानी मालाबार तट के माध्यम से अपने क्षेत्र में जाते थे, यानी अपने देश में जाते थे। तो वहां पर अपने मतलब क्या है, तो वहां से यानी मालाबार क्षेत्र से मालाबार क्षेत्र के जो व्यापारी थे और जो यूरोप के व्यापारी थे, वो दोनों आपस में व्यापार करते थे। कोई कहे तो कोई जो यानी यूरोप से जो लोग आते थे वो पैसे देते थे, सोने चांदी देते थे, और यहाँ से जो अपने जरूरत के हिसाब से सामान को खरीदकर यूरोप में बेचते थे। उसके बाद इसी प्रकार जब टीपू सुल्तान जब शासन में आए थे, यानी जब इनका मतलब शासन आया मालाबार क्षेत्र में, तो सबसे पहले इन्होंने व्यापार ही बंद किया अंग्रेजों से। यानी क्या, तो अंग्रेज से कौन कौन सा व्यापार करते थे, कौन कौन चीजों का? तो मसाला का, चंदन का, काली मिर्च का, काली मिर्च का, इसी प्रकार विभिन्न मतलब चीजों का यानी आवश्यकता अनुसार जो चीजें था उसका व्यापार करते थे। और यूरोप में अधिक मांग थी काली मिर्च का। यानी क्या, तो काली मिर्च को यूरोप के जो लोग होते थे वो गोल्डन सोना, ये ब्लैक सोना के नाम से भी इसे जानते थे, तो इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद जब ये शासन किए मैसूर के जो टीपू सुल्तान जो शासक थे, वो तो सबसे पहले व्यापार बंद कर दिए। तो इससे यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में मतभेद हुआ और इन्होंने अंग्रेज से 4 युद्ध किए थे। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे, चारों युद्ध के मतलब काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानते हैं टीपू सुल्तान को हम एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें हम शेर ए कश्मीर मैसूर के नाम से जानते हैं। यानी क्या, तो शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात आई शेर यानी शेर ए मैसूर के नाम से इन्हें हम क्यों जानते हैं, इसके बारे में। तो टीपू सुल्तान एक बार मतलब जंगल में यानी अपने क्षेत्र में घूमने के लिए मतलब घूमने के लिए, या कहे तो कहे तो अपने क्षेत्र में के शासन व्यवस्था को देखने के लिए गए थे। तो जंगल में एक शेर से लड़ाई हुई थी। उस समय टीपू सुल्तान के पास कुछ नहीं था, यानी एक ढाल था। यानी क्या, तो ढाल, और वो भी गिर गए थे। तब इन्होंने मतलब शेर से मतलब लड़ाई की थी और कैसे भी करके शेर के नजर से बचकर ढाल उठाकर और शेर से जीत गए थे, यानी विजय, शेर से विजय हो गया था। उसके बाद इन्हें हम शेर ए मैसूर के नाम से जानते थे, तो इसको याद रखेगा। तो इनकी बात कर रहा है बुटर यानी धारवार तलवार, यानी जो बुटर स्टील की बनी हुई है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं इन्होंने 4 युद्ध किए थे अंग्रेज से, और उसी युद्ध में इन्होंने धारवार तलवार का प्रयोग किया था, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहले इनके युद्ध के बारे में। तो इन्होंने प्रथम युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच किए थे। यानी क्या है, तो ये 1767 से 1769, और दूसरा युद्ध जो है वो 1780 से 1784, यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे,
थर्ड युद्ध, तो वो 1790 से, यानी क्या, तो 90 से 1792 ईस्वी। और लास्ट युद्ध की बात करेंगे तो वो 1799 ईस्वी में किए थे, वो भी श्रीरंगपट्टनम में, यानी क्या, तो श्रीरंगपट्टनम में किए थे। और यहाँ पर अंग्रेजों की विजय हो गई थी, यानी टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हो गई थी। लेकिन इनके पास क्या था, तो अंग्रेज के पास गोला बारूद बम ये सभी था, अस्त्र शस्त्र सभी था। लेकिन हम बात करेंगे ये टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान के पास एक सिर्फ धारवार तलवारें थी। तो अब हम जानते हैं वो तलवार जो था वो बहुत ही धारवार थी, और वो क्या चीज की बनी थी, तो बुटार्ज स्टील की। तो ये जो स्टील का एक प्रकार माना मतलब है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कार्बन की मतलब मात्रा अधिक थी, जिससे ये मतलब धारवार बनाई गई थी, तो इसलिए ये धारवार थी। और इनकी ये धारवार तलवार की महत्व मतलब विशेषताएं के बारे में जानते हैं क्या थी। तो ये जो मतलब जो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके पास लौह कवच था, यानी क्या, तो लौह कवच। लौह कवच क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद बताएंगे। ये जो इनके तलवार से जो लौह कवच जो था वो मतलब आसानी से कट जाता था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो लौह कवच क्या होता है, यानी क्या है, तो उस समय के जो सैनिक होते थे वो मतलब लोहे के, जैसे आज हम लोग जैकेट पहनते हैं तो वो तो कपड़े के बने होते हैं, लेकिन उस समय के जो सैनिक होते थे वो लोहे के मतलब लौह कवच पहनते थे, यानी रक्षा के लिए। यानी जब युद्ध करने जाएंगे तो उसके उनके शरीर पर मतलब कुछ मतलब खतरा न हो, इसके लिए वो लोग लौह कवच पहनते थे, और जिससे उनकी युद्ध में रक्षा हो सके इसके लिए। तो टीपू सुल्तान की जो मतलब धारवार तलवार थी वो उससे जो लौह कवच मतलब आसानी से टूट जाता था, और मतलब क्या है, तो वो लोहा जो था वो आसानी से मतलब कट जाता था। तो इनकी मतलब बुटार्ज स्टील की खासियत थी, इसी के कारण अब लोहा मतलब कट जाती थी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, यानी अब भारत में ही अब लौह इस्पात का भी मतलब कारखानों का उदय होने लगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको बता दे, जो मतलब यानी जब मतलब जब कपड़ा उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग और लौह इस्पात उद्योग, उद्योग जो था वो अब उसका कारखाना की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन में मतलब इसका विकास होने लगा, ये ब्रिटेन में अधिक देखने को मिला। तो ब्रिटेन को अब हम कहे तो राष्ट्र औद्योगिक मतलब क्षेत्र के मतलब राष्ट्र के नाम से जानते थे। उसके बाद अब ब्रिटेन के जो मतलब जो सैनिक होते थे वो अब भारत के जो कपड़े होते थे, जो लौह अयस्क होते थे, उनको लेने से इनकार कर दिया था, यानी अपने क्षेत्र में लेने से इनकार कर दिया था, जिससे भारतीय लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। तो धीरे धीरे अब भारत में भी कपड़ा उद्योग के कारखाने खुलने लगे, उसके बाद लौह इस्पात उद्योग के कारखाने खुलने लगे थे। तो इसके बारे में जानेंगे। तो कपड़ा उद्योग के बारे में जाने हैं, अब लौह इस्पात उद्योग के कारखाने के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नदी, यानी क्या, तो स्वर्ण रेखा नदी, नदी के तट पर सर्वप्रथम बात करेंगे। सर्वप्रथम लौह इस्पात का मतलब कारखाने खोले गए थे, वो भी जमशेद जी टाटा के मतलब के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी क्या, तो
जमशेद जी टाटा के द्वारा मतलब स्थापित किया गया था स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। तो इसको याद रखिएगा। तो लौह इस्पात का कारखाना का अब क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी लौह इस्पात के बारे में आपको बताया है पहले वीडियो में, यानी लोहा और इस्पात, इस्पात यानी स्टील को मिलाकर मतलब बनाए जाते थे आवश्यकता अनुसार अस्त्र शस्त्र। तो इसलिए अब इसका कारखाने की आवश्यकता पड़ी और कारखाने में पानी की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती थी। इसलिए पहले जो जमशेद जी टाटा थे वो विभिन्न क्षेत्रों की तलाश किए थे, तब जाकर उन्हें स्वर्ण रेखा जो नदी था उसके आसपास के क्षेत्र, यानी वहां पर नदी था और उसके आसपास विभिन्न जंगले, घने जंगले थे, और उसको साफ करके वहां पर सर्वप्रथम ये लौह इस्पात कारखाने जो स्थापित किए थे और उस कारखाने से विभिन्न आवश्यकता अनुसार अस्त्र शस्त्र बनाते थे। और बात करेंगे जो आप देखते हैं रेलवे लाइन की जो पटरियां होती है, अब वो इसी मतलब उद्योग यानी क्या, तो ये यही फैक्ट्री से बनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ पर लौह इस्पात का मांग अधिक होने लगा, यानी यहाँ की जो लोहा जो बनाए जाते थे इनकी मांग अधिक होने लगा। उसके बाद बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 ईस्वी में, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 के बीच, तो उसके बाद यहाँ पर लौह इस्पात की भी अधिक मांग होने लगी, जिससे यहाँ पर भी जो भारतीय जो मजदूर थे अब उनको जीवन जीने के लिए थोड़ा सा और सहायता मिल गई थी, परिवार को चलाने के लिए सहायता मिल गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।